वीडियो टारगेट 200 लाइक्स, 50 कमेंट्स। चैप्टर 246। वो दुकान अब बस एक खाली ढांचा बनकर रह गई थी। भीतर हर तरफ उथल पुथल मची थी। लोगों ने पहले ही सब कुछ खंगाल डाला था। बाढ़ के बाद कीचड़ की परतें, बिखरी हुई बेकार चीजें और यहाँ वहाँ पड़ी कुछ सड़ती हुई हड्डियां, जिनमें से कुछ शायद बाढ़ से बहकर आई थी और कुछ पहले से ही वहीं थी। आभा ने बस एक नजर घुमाई और तुरंत अंदर दौड़ पड़ी। उसके कॉम्बैट बूट्स ने कीचड़ से सने फर्श पर एक एक करके निशान छोड़े, जो तुरंत ही पीछे से दौड़ते ज़ॉम्बीज ने कुचल दिए। ज़ॉम्बीज आभा के पीछे पहले फ्लोर से लेकर तीसरे फ्लोर तक चढ़ आए, लेकिन तीसरी मंजिल पर उन्हें ताज़ा खून नहीं बल्कि एक जोरदार धमाका मिला। एक भीषण धमाके के साथ एक आग का गोला फटा और तीसरी मंजिल से एक परछाई हवा में छलांग लगाती दिखी। वो आभा थी। उसने तीसरे फ्लोर पर पहले से ही ढेर सारे विस्फोटक प्लांट कर रखे थे। आग लगाते ही उसने रस्सी पकड़कर छलांग लगा दी। जैसे ही धमाका हुआ, वो पहले ही सेकंड फ्लोर के करीब पहुंच चुकी थी। तीसरी मंजिल तो पूरी तरह ढह गई थी, लेकिन चूंकि हुक बस एक मंजिल पर था, तो आभा आराम से नीचे कूद गई। फिर वो वापस उसी पॉइंट पर पहुंची जहां ज़ॉम्बीज का हुजूम था, और जो क्रिस्टल बचे थे वो सब इकट्ठा किए और वापस बिल्डिंग के अंदर चली गई। वो सारे विस्फोटक उसे जयदीप जैसे लोगों से पहले मिल चुके थे। तब से उसने उन्हें अपने स्पेस में संभाल कर रखा था, और आज वो असली में काम आ गए थे। आभा ने अपनी 3 एज्ड स्वॉर्ड निकाली और ज़ॉम्बीज के सिर को चीरकर उनके ब्रेन से क्रिस्टल स्टोन्स निकालने लगी और फटाफट उन्हें अपने स्पेस में स्टोर कर लिया। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकली, सामने आर्मी के कुछ जवान खड़े मिले। हाँ, सच्ची वाली आर्मी, यूनिफॉर्म में, बंदूकों से लैस और पूरे फुल फॉर्म में। वो लोग उस समय के प्रशांत की टीम से भी कहीं ज्यादा टफ लग रहे थे। जैसे ही आभा बाहर निकली, एक साथ दर्जनों गन पॉइंट हो गई उसकी ओर। तुम कौन हो? एक सख्त आवाज आई। आभा ने उस आदमी को घूर कर देखा और बोली, इतना भी नहीं समझ रहे कि मैं लड़की हूँ? तुम। उस बंदे की बोलती बंद हो गई। सामने खड़े इंसान ने बगल वाले को देखा और फिर अपने साथियों को बोला, गन नीचे करो। सबने धीरे धीरे अपनी बंदूकें नीची कर ली। हमें यहाँ एक बड़ा धमाका सुनाई दिया था। क्या सिर्फ तुम ही हो, मिस? उसका लहजा बहुत विनम्र था, लेकिन उसकी आंखों में जो शक झलक रहा था वो बिल्कुल साफ था। आभा बोली, हाँ, सिर्फ मैं ही थी। मैंने भी धमाके की आवाज सुनी और यहाँ आ गई, बस तुमसे कुछ सेकंड पहले पहुंची। उस आदमी ने कुछ पल उसे ध्यान से देखा और फिर पूछा, आपका नाम जान सकते हैं? आभा ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, हम कोई जान पहचान वाले नहीं हैं। और फिर वो सीधा आगे बढ़ गई। कुछ मीटर दूर निकलने के बाद उसके कानों में पीछे से आती बातचीत सुनाई दी। सर, आप बस ऐसे ही उसे जाने दोगे? तुम लोगों को थोड़ी सभ्यता से बात करनी चाहिए। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। वो आदमी चुप हो गया। पीछे से कोई और बोला, टीम 1, ऊपर जाकर चेक करो कि कोई सर्वाइवर है या नहीं। अगर नहीं है तो नीचे आ जाओ। हमें कटारा रेजिडेंशियल एरिया जाना है। आभा ने ये सुनते ही अपने कदम थोड़े स्लो कर दिए। कटारा रेजिडेंशियल एरिया? क्या ये वही लोग थे जिनके बारे में वेदांत ने कहा था कि उसकी मदद को आ रहे हैं? तो फिर ये फर्स्ट इंप्रेशन वाकई काफी क्रैपी था। थोड़ी दूरी पर जाकर आभा ने अपने स्पेस से अपनी पुरानी ऑफ रोड गाड़ी बाहर निकाली और उसमें बैठ गई। काफी टाइम हो गया था इस गाड़ी को चलाए हुए। उसे ये सच में मिस हो रही थी। राकेश हमेशा कहता था, जमीन पर पैर हो तभी इंसान को असली सुकून मिलता है। पिछली बार नवीन ने जब उसे संकरी सड़क पर ले जाया था तो वो दिशा आभा को अब भी याद थी। इस बार उसने मेन रोड पकड़ा। आभा की कार तेजी से गुजरी, उसके पीछे धूल का तूफान छोड़ते हुए। सड़क किनारे खड़े 2 लोग उस धूल में लिपट गए। एक ने खुद को संभाला और तुरंत वेदांश की ओर दौड़ पड़ा। ओएमजी वेदांश भैया, वो गाड़ी अभी जो गई ना, हूबहू वैसी ही थी जैसी आपने विदेश से मंगवाई थी। वेदांश, जो संजय के साथ बोर हो चुका था, अपनी टीम लेकर थोड़ा घूमने निकला था। घूमते घूमते उन्हें एक 4S शोरूम दिखा जिसमें ढेरों लग्जरी कारें थी, लेकिन 90% पानी में डूब चुकी थी और अब बस कबाड़ थी। जो बची खुची गाड़ियां थी वो भी चालू नहीं हो रही थी, शायद उस एक्सट्रीम ठंड में फ्रीज हो गई थी। वेदांश को गाड़ियां बहुत पसंद थी, लेकिन वो मैकेनिक नहीं था। काफी देर तक वो गाड़ियों के साथ छेड़खानी करता रहा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी उसका सबॉर्डिनेट दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया। वेदांश उसे डांटने ही वाला था कि उसने आखिरी लाइन सुनी और उसका गुस्सा और बढ़ गया। क्या कहा तूने अभी? मैंने एक गाड़ी को जाते देखा। वो इतनी सुपर डोमिनेंट लग रही थी, जैसे तूफान की तरह निकली। सीधा पॉइंट पे आ। वो गाड़ी बिल्कुल वैसी थी जैसी आपने बाहर से मंगवाई थी, यूनिमॉग। जब पहली बार भारी बर्फबारी में शहर सील हुआ था, तब वेदांश अपनी गाड़ी को लेकर टेंशन में नहीं था, क्योंकि वो गाड़ी बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर थी, बर्फ में दबने का सवाल ही नहीं था। 2, सिक्योरिटी सिस्टम फुल टाइट था, कोई घुस नहीं सकता था। 3, और अगर कोई घुस भी गया तो चाबी कहाँ से लाता?
लेकिन जैसे जैसे हालात बदतर हुए वो थोड़ा सतर्क हो गया। उसने चुपचाप आधा शहर क्रॉस किया और अपने मॉल की ओर पहुंचा, बिना अपने डैड को बताए। वहां जाकर उसने देखा उसकी गाड़ियां गायब थी। सिर्फ एक नहीं, तीनों। अंदर थोड़ी बहुत लड़ाई के निशान तो थे, लेकिन दरवाजे का लॉक बिल्कुल सही सलामत था। मतलब साफ था, किसी के पास चाबी थी। वो नीचे गया, उसके आउटडोर स्टोर में गया, और जैसा उसे डर था वही हुआ। उसकी 3 एज्ड स्वॉर्ड भी गायब थी। स्पोर्ट्स हॉल की सारी आउटडोर चीजें, कपड़े, बैग्स और यहाँ तक कि कैबिनेट में रखे कॉन्डोम तक सब गायब थे। बाकी चीजें गई, कोई बात नहीं, पर वो गाड़ियां, जिन्हें लाने के लिए उसने कितनी मेहनत, कितना रिस्क लिया था, जिन्हें उसने अब तक छुआ तक नहीं था, स्टीयरिंग पर हाथ तक नहीं रखा था, और अब कोई और उन्हें बेधड़क फुल स्टाइल में चला रहा था। वेदांश का खून खौल उठा। वो बिना एक पल गवाए बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। तब तक गाड़ी जा चुकी थी। बस पीछे छोड़े गए टायर के निशान थे, जो इस बात का सबूत थे कि उसका दोस्त झूठ नहीं बोल रहा। मैं सही बोल रहा था ना वेदांश भाई? धूल उड़ा के एक गाड़ी निकली, पीले रंग की थी, वैसे ही जैसे आपकी गाड़ी थी। तुमने देखा कौन चला रहा था? फैटी ने थोड़ा सोचकर सिर हिलाया। नहीं, जब मैंने देखा तब तक बस गाड़ी का बैक ही दिखा। मेरे पास कोई सुपरविजन तो नहीं है ना कि अंदर तक देख सकूं। वेदांश ने एक पैर उठाया जैसे उसे किक मारेगा, लेकिन फैटी पहले ही दूर हट गया। अब फैटी पहले जैसा मोटा नहीं रहा, अब उसका बॉडी रिस्पॉन्स बहुत शार्प था। वेदांश भाई, क्यों ना टायर के निशान फॉलो करें? क्या पता आगे जाकर गाड़ी मिल ही जाए। चैप्टर 247। आभा को कारों का बहुत शौक था, लेकिन कभी मौके ही नहीं मिले। पहले तो वो बस शोरूम में खड़ी हाई परफॉर्मेंस कारों को टकटकी लगाकर देखती थी, कभी कभी छू लेती और कभी कभी रिपेयर के बाद टेस्ट ड्राइव के बहाने थोड़ा चला भी लेती। लेकिन ऐसे रोड पर तेज रफ्तार में कार भगाना, ये उसके लिए पहली बार था। जो इंसान कारों से इतना प्यार करता हो, उसके लिए इतना टाइम ड्राइविंग से दूर रहना एक तरह से बेचैनी देने वाला था। लेकिन आभा ने खुद को बहकने नहीं दिया। उसने अब भी अपनी गार्ड डाउन नहीं की थी। अचानक रियरव्यू मिरर में एक मिलिट्री व्हीकल आता दिखा। उसके स्टाइल और कलर से आभा को अंदाजा हो गया कि ये संजय के ग्रुप की कार थी। आभा ने बिना वक्त गवाए अगले मोड़ पर तेज कट मारा और एक शटर उठे हुए दुकान में घुस गई। उस दुकान की हालत वैसे ही खराब थी, दरवाजा तो गायब था ही, खिड़कियां भी बस टिकी हुई थी। कार अंदर ले जाकर आभा ने उसे अपने स्पेशल एबिलिटी में छिपा लिया और दुकान के पिछले हिस्से से बाहर निकल गई। उसे पता था कि वेदांश भी संजय के साथ है और ये यूनिमॉक कार उसी की थी। बिना मतलब की मुसीबत से बचने के लिए आभा दुकान के बाहर घूमकर एक दीवार के पीछे छिप गई और नजर रखने लगी। अगर संजय के बंदे ज्यादा स्मार्ट बने तो आभा उन्हें भी हवा में उड़ा देने से नहीं चुकेगी। टायर के निशान तो यहीं अंदर तक गए हैं। वेदांश और उसका ग्रुप दुकान के बाहर रुका। मोटू सबसे पहले उतरा और दुकान की तरफ इशारा किया। वेदांश भी बाहर आया। उस पर अपोकैलिप्स का कोई असर नहीं था। बाल एकदम सेट, स्टाइलिश और ओवरग्राम लुक में, लेकिन इतनी गर्मी में पसीने ने बालों को चिपका दिया था। वेदांश ने बालों में हाथ फिराया और मोटू से कहा, जा जरा अंदर चेक कर। मोटू तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। फट से अंदर गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस कूड़े का ढेर। उसकी आंखें फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? टायर के निशान तो यहीं आए थे। वेदांश चारों ओर देखने लगा। दुकान के तीनों साइड की दीवारें तो एकदम सलामत थी। अगर गाड़ी सच में अंदर आई होती तो ऐसे गायब नहीं हो सकती। मोटू घबरा गया। मैंने सच में देखा था, गाड़ी यहीं आई थी। उधर वेदांश दुकान का कोना कोना चेक कर रहा था, कभी यहाँ थपथपा रहा था, कभी वहां जोर से पैर मार रहा था, जैसे कोई सीक्रेट डोर या मैकेनिज्म ढूंढ रहा हो। मोटू के दिमाग में भी घंटी बजी। हाँ, जरूर कोई गुप्त रास्ता होगा, वरना इतनी बड़ी गाड़ी हवा में कैसे उड़ जाती। थोड़ी देर चेक करने के बाद वेदांश को एक टूटी फूटी सी सजावटी चीज मिली जो काउंटर में फंसी हुई थी। पहले उसने उसे घुमाने की कोशिश की, नहीं घुमा। फिर उसने जोर से दबाया और दीवार में एक सीक्रेट डोर खुल गई। डोर खुलते ही सामने से जो निकला, उसने दोनों को हिलाकर रख दिया। गाड़ी तो दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन हजारों हरे सिर वाली मक्खियां झुंड में निकल आईं और उनके साथ आई एक खतरनाक बदबू। मोटू तो वहीं फ्रीज हो गया, लेकिन वेदांश ने फौरन उसे पकड़कर बाहर की ओर खींचा। लेकिन तब तक मक्खियां चारों तरफ फैल चुकी थीं, कुछ तो उनका पीछा भी करने लगी। ये मक्खियां पहले वाली से बड़ी क्यों है यार? मुंह बंद रखो, कहीं अंदर ना घुस जाएं। मोटू ने जल्दी से होंठ भींच लिए और दोनों दौड़ते हुए गाड़ी की तरफ भागे। उन्होंने सोचा कि अंदर घुसकर खिड़कियां बंद करते ही मक्खियों से बचा जा सकता था, लेकिन तभी उनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई और विंडो के अंदर से एक चेहरा दिखा, एकदम शानदार लुक, लेकिन उसकी आंखों में थी तीखी नफरत और मजाक उड़ाता हुआ एक्सप्रेशन। एक पल के लिए खूबसूरती और अगले ही पल सॉलिड ताना। वेदांश दौड़कर गाड़ी तक पहुंचना चाहता था, लेकिन आभा ने एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी उड़ाते हुए निकल गई। वेदांश पीछे बस धूल धक्कड़ और एक जला भुना चेहरा छोड़ गया।
पीछे अभी भी मक्खियां उनका पीछा कर रही थी और अब उनके पास कोई गाड़ी भी नहीं थी। न सिर्फ वेदांश की अपनी यूनिमॉक गई, बल्कि संजय के घर से लाई ट्रक भी हाथ से निकल गई। वेदांश गुस्से में पागल हो चुका था। उसके दिमाग में बार बार वही चेहरा घूम रहा था और उसने कसम खा ली थी कि जिस बेइज्जती का बदला आज मिला, उसका हिसाब आभा से जरूर लिया जाएगा। दूसरी तरफ आभा वेदांश की यूनिमॉक लेकर गायब हो चुकी थी। उसने एसयूवी में स्विच भी नहीं किया। उसे मानना पड़ा, संजय के कनेक्शन काफी स्ट्रांग थे। ऐसी मिलिट्री गाड़ी आम लोगों को तो नहीं मिलती। थैंक यू वेदांश, आभा मन ही मन मुस्कुराई। जल्द ही वो पुरानी वाली ऑयल साइट पर पहुंच गई जहां पिछली बार वो और वेदांत आए थे। राकेश और उसकी टीम पहले ही काम शुरू कर चुकी थी। अंडरग्राउंड ऑयल टैंक सब बाहर आ चुके थे और पंप से ऑयल निकाला जा रहा था। आभा को मिलिट्री गाड़ी से उतरते देख राकेश ने बंदूक से हाथ हटा लिया और हंसते हुए बोला, मुझे लगा फिर से संजय का कोई बंदा आ गया। एक सेकेंड और होता तो मैं पंप उड़ा देता। जो हमारा नहीं रहेगा वो किसी और को भी नहीं मिलेगा, और खासकर संजय को तो बिल्कुल नहीं। उसने जोड़ा। आभा ने पंप की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये मशीन अब भी चल रही है? पिछली बार तो जब आभा और वेदांत ने इसे रिपेयर किया था, नवीन के बंदों ने ऑयल लीक करके पूरी झील में आग ही लगा दी थी। राकेश ने नीति की तरफ देखा और बोला, सब क्रेडिट नीति को जाता है, वरना हम तो बस खड़े ही रहते। कटारा डिस्ट्रिक्ट के एक और बंदे ने कहा, सीरियसली हमें तो मशीन चलानी भी नहीं आती थी, रिपेयर तो बहुत दूर की बात है। नीति और आभा एक ही ब्रांच की स्टूडेंट थी। पढ़ाई में थोड़ी पीछे थी, लेकिन स्कॉलरशिप कई सालों तक जीती थी और टेक्निकल स्किल्स एकदम टॉप क्लास थी। ये मशीन उसके लिए चैलेंज नहीं थी। राकेश हंसते हुए बोला, घर लौटते ही मैं नीति से ट्रेनिंग लूंगा। नीति झट से पंप से कूदकर नीचे उतरी, ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग सेरेमनी और दावत में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। नो टेंशन, राकेश बोला। नीति ने यूनिमॉक को देखा और पूछा, कहीं रास्ते में संजय से भिन्न हो गई थी क्या? आभा ने सिर हिलाया, नहीं, बस वेदांत से मुलाकात हो गई और मैंने उसका ट्रक भी ले लिया। नीति ने आभा को सिर से पांव तक देखा, तुमने वेदांत पर काफी रहम किया है। उसके टोन से क्लियर था, आभा जैसी बंदी जो वेदांश की हरकतों से पहले इतना झेल चुकी थी, बस ट्रक लेकर ही क्यों छोड़ी? आभा ने हल्का सा जवाब दिया, मतलब ट्रक लेके उसे मार भी देती? नीति ने बड़ी ही गंभीरता से सिर हिलाया, बिल्कुल। उसने तुम्हारे लोग घायल किए और ऊपर से वो संजय के साथ है, मतलब दुश्मन नंबर 1। एक कम होता तो क्या ही बुरा होता। आभा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, वो वेदांत का भाई है। चैप्टर 248। बहुत लोगों को वेदांत और वेदांश के बीच के रिश्ते का पता नहीं था, लेकिन जब पिछली बार वेदांश वेदांत के हाथों से बच निकला और संजय को साथ लेकर भाग गया, तो जिनकी भी आंखें थोड़ी भी तेज थीं, वो उनके सरनेम देखकर कनेक्शन समझ ही गए होंगे। भले ही उन्हें ये न लगे कि दोनों सगे भाई हैं, पर कोई न कोई रिश्ता जरूर लग रहा था। नीति तो आभा की बेस्ट फ्रेंड थी और वो भी कोई मामूली दिमाग नहीं रखती थी। उसे ये बात शायद बहुत पहले से पता थी, इसलिए आभा ने उसे छुपाना जरूरी नहीं समझा। नीति के चेहरे पर वो मुझे पहले से पता था वाला एक्सप्रेशन था। ओहो, प्यार में पड़ी लड़की का चेहरा कुछ अलग ही चमकता है। आभा ने सोचा था कि नीति उसे कुछ ताना मारेगी, लेकिन उसके बदले उसने कहा, प्यार तुम्हारे चेहरे पे लिखा है लड़की। थोड़ी गपशप के बाद ही पहला फ्यूल टैंक पूरा भर गया। राकेश और उसकी टीम ने क्रेन की मदद से टैंक को ट्रक पर लोड कर दिया। सेमी ट्रेलर की बॉडी लंबी थी, लेकिन टैंक भी छोटा नहीं था, मुश्किल से 2 ही टैंक उसमें समा सकते थे। आभा के पास अपनी स्पेस में ऐसे कई बड़े ट्रक थे, लेकिन अफसोस वो उन्हें बाहर नहीं निकाल सकती थी। धीरे धीरे 2 टैंक भर भी गए, लेकिन ऑयल पंप अभी भी रुका नहीं था। आभा, क्यों न मैं एक लोड पहले ले जाकर रखाऊं? राकेश ने उससे पूछा। इतनी मेहनत से आए थे और अभी अभी नीति ने मशीन भी फिक्स की थी। अगर अगली बार आए तो ऐसा मौका दोबारा मिले या नहीं, कोई गारंटी नहीं थी। ठीक है, तुम लोग ऑयल लेकर जाओ, मैं और नीति यहीं रुककर निगरानी करते हैं। इतनी दूर से आए हैं तो बस 2 टैंक ले जाना बेवकूफी होगी। तुम दोनों अकेले ही सब कुछ संभाल लोगी क्या? मेरा तो मन कर रहा 2-3 लोग यहीं छोड़ दूं, राकेश ने कहा। उसकी आवाज में अब भी हल्की टेंशन थी। उसे पता था कि दोनों लड़कियां काफी स्किल्ड हैं, लेकिन फिर भी इतना लंबा ट्रिप करके उन्हें अकेला छोड़ना थोड़ा अजीब लग रहा था। नीति ने हंसते हुए राकेश के कंधे पर थपकी दी, डायरेक्ट गुरु की सेफ्टी की चिंता करने लगे हो, शिष्य बनने से पहले ही। वाह, मेरे अच्छे चले। नीति का मजाकिया स्वभाव सभी को पसंद था। इतना सुनते ही राकेश के कान लाल पड़ गए। नीति ने मुस्कुराना बंद किया और गंभीर होकर बोली, चिंता मत करो, जब आभा साथ हो तो भूत प्रेत भी पास नहीं फटकते। जल्दी जाओ, ऑयल को सेफली पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। सच कहें तो खुद राकेश को ही अगर खतरा होता तो वो भी आभा से ही प्रोटेक्शन मांगता, फिर वो किसी और की चिंता करने वाला कौन होता? राकेश और उसकी टीम तुरंत रवाना हो गई। चलो, कोई ठंडी जगह ढूंढते हैं खाने के लिए। अनीति ने आभा के कंधे पर हाथ रखा। बाहर निकलते हुए
दोनों के बैग हाथ में थे, कॉलेज के दिनों की तरह। नीति के पास तले हुए फिश फिलेट्स थे और 5 मक्के के पैनकेक। गर्मी की वजह से पैनकेक्स में हल्की खटास आ गई थी। आभा ने भी अपना लंच बॉक्स बैग से निकाला, जिसमें वेदांत ने खुद खाना पैक किया था। 2 लोगों के लिए पूरा चावल, मीट वेज की परफेक्ट बैलेंस वाली थाली। असल में आभा ने खाना अपनी स्पेस में स्टोर किया था, लेकिन शक से बचने के लिए उसे बैग से निकाला। वैसे दोनों ने ही खाना बैग से निकाला था, लेकिन फर्क साफ था। नीति के खाने से बदबू आ रही थी और आभा के खाने से ताजगी। अजीब तो था। आभा सोच रही थी कि ये फर्क कैसे समझाएं। नीति ने मुस्कुराते हुए कहा, वो जो तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग है ना, कितना केयरिंग है। खाना तक आइस पैक में पैक किया है। सिंगल लोग और जो प्यार में हो, इन दोनों की लाइफ ही अलग होती है। तभी आभा को एहसास हुआ कि उसके बैग के नीचे का हिस्सा थोड़ा गीला था। नीचे एक हिडन कंपार्टमेंट था। हाथ लगाया तो पता चला एक आइस पैक था, जो अब पानी में बदल चुका था। बस बहुत हो गया तुम्हारा। अब अगर फिर से ताना मारा तो मैं तुम्हारी वो वाली कहानी सुनाऊंगी जो तरुण को कभी नहीं पता चलनी चाहिए। क्या कहानी? खुद ही बोल दो, मैं भी सुनना चाहती हूँ। आभा ने खाना जमीन पर रखा और शुरू हो गई। फ्रेशर ईयर के पहले सेमेस्टर में तुम एक बार गलती से बॉयज बाथरूम में घुस गई थी और सामने एक लड़का खड़ा था, बिना कपड़ों के। बस बस बस, खाना खा लेते हैं, खाना। इतनी बड़ी डीलर बन गई हो कि हर छोटी सी बात याद रखती हो। नीति ने फिश फिलेट खाया और जब देखा कि स्वाद वैसा ही है तो उसने कुछ पीस आभा के लिए भी निकाल दिए। ट्राई करो मेरी कुकिंग। वेदांत की जितनी केयरिंग कुकिंग हो, वो इतनी बढ़िया फ्राइड फिश नहीं बना सकता। आभा ने अपने चावल का आधा हिस्सा नीति की प्लेट में डाल दिया। अरे बस करो, मेरे पास पैनकेक्स भी हैं। इतना खाऊंगी कैसे? कहती हुई नीति चावल वापस डालने लगी। तुम अब मुझसे फॉर्मल हो रही हो? आभा ने सिर झुकाते हुए कहा। अरे नहीं नहीं। नीति ने जल्दी से अपना टिफिन वापस ले लिया और दिल लगाकर खाने लगी। बाकी लोगों के पास खाने पीने की इतनी टेंशन नहीं थी, लेकिन जो अनाज पहले वापस लाया गया था उसमें मक्का 70% था, बाकी 30% में गेहूं, चावल और बाकी चीजें थी। इसलिए पेट भरने के लिए मक्का चलता था, लेकिन चावल खाना लग्जरी जैसा था। लेकिन आभा अलग थी। नीति स्मार्ट थी, वो जानती थी कि कब क्या शेयर करना है और कैसे करना है। उसके पैनकेक्स तो खराब हो चुके थे, तो उसने थोड़े और फ्राइड फिश पीस आभा को दे दिए। खुद के लिए बस थोड़े रखे, ऊपर से बोल भी दिया, बचपन से फिश से बोर हो चुकी हूँ। आभा समझ गई, पर कुछ नहीं बोली, चुपचाप पीस खा लिए। दोनों एक छोटे से टूटे फूटे बिल्डिंग में बैठे खाते और बातें करते रहे। खाना खत्म होते ही बाहर से गाड़ी के आने की आवाज आई। कोई आ रहा है। वो नीति फौरन खड़ी हो गई। आभा ने भी खिड़की से झांका। बाहर पंप अभी भी चल रहा था, आवाज तेज थी, लेकिन उसके बावजूद गाड़ियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। और एक नहीं, कई गाड़ियां आ रही थी। कौन लोग हैं ये? नीति ने धीरे से पूछा। पता नहीं, कपड़े और गाड़ी देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा। वो लोग नॉर्मल वर्क पैंट्स और टी शर्ट्स में थे। गाड़ियां भी सिंपल ट्रक्स थी। आभा कुछ पहचान नहीं पा रही थी। एक एक करके लोग गाड़ियों से उतरे, देखने में सब प्रोफेशनल फाइटर्स लग रहे थे। पर ये कौन थे, ये अंदाजा लगाना मुश्किल था। बॉस, लगता है कोई हमसे पहले यहाँ पहुंच गया। एक छोटा बाल कटवाया हुआ लड़का बोला। तो इतना तो कॉमन है। यहाँ तो लोग एक बासी रोटी के लिए लड़ जाते हैं, ये तो ऑयल फील्ड है। पूरा चेक करो, अगर कोई है तो उसका पता करो। यस। रुको बॉस, कोई और ऑर्डर? कोई फालतू खून खराबा मत करना। समझ गया। नीति ने तुरंत खिड़की से हटते हुए आभा से कहा, मुझे तो ये लोग कुछ सही नहीं लग रहे। क्या करें? छुपे या भिड़ जाएं? पहले छुपते हैं, देखते हैं क्या होता है। आभा और नीति जल्दी से बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंची और टूटे फूटे मेटल कैबिनेट्स के पीछे छिप गईं। और जैसे ही दोनों छिपी, 4-5 लोग अंदर घुस आए। चैप्टर 249। ओ गॉड, यहाँ इतनी बदबू क्यों है यार? जैसे ही पहला बंदा अंदर घुसा, उसने तुरंत नाक सिकोड़ ली और मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन डर के मारे पीछे नहीं हटा। बाकी सबने भी नाक मुंह ढक लिए। आजकल ये जो छोड़े हुए बिल्डिंग्स होते हैं, या तो इनमें सड़ती लाशें मिलती हैं या फिर सालों से जमा कूड़ा। अब बदबू तो आएगी ही ना। तुम्हें लगता है अंदर कोई है? कौन जाने, पर तलाशी तो लेनी ही पड़ेगी। बॉस का ऑर्डर है। चलो बंद जाते हैं, हर फ्लोर पर एक बंदा। और लिटिल वरुण, तू, मेरा मतलब तुम, गेट पर खड़े रहो। कोई भागने की कोशिश करे तो पकड़ लेना। डिवाइड होके कुछ लोग ऊपर की तरफ बढ़ गए। आभा और नीति सबसे ऊपर चौथे फ्लोर पर गए। नीति बोली, पता नहीं वो जो लाशें हमने नीचे रखी थी, उनका कुछ असर पड़ेगा या नहीं। आभा ने कहा, ज्यादा उम्मीद मत रखो। वो सिर्फ इनका दिमाग हल्का अनस्टेबल करेगा, ताकि बाद में वो थोड़े ढीले हो जाएं सर्चिंग में। नीति बोली, तो मतलब हम यहाँ भी सेफ नहीं है? कोई भी ऊपर आया और हल्की सी नजर मारी तो पकड़े जाएंगे। कोई चॉइस नहीं है।
अब जैसे भी हो लुका छुपी ही खेलनी पड़ेगी। इतने में किसी के स्टेप्स सुनाई दिए। कोई चौथे फ्लोर पर चढ़ आया था। वो बंदा एक एक कमरे में जाकर चेक कर रहा था। कॉरिडोर एकदम खाली था, इसलिए हर कदम की आवाज बहुत क्लियर थी। आभा अपने एक्स्ट्रा शार्प सेंस से उसकी चाल और दूरी का अंदाजा लगा रही थी। चलो खिड़की से बाहर निकलते हैं और अगली बिल्डिंग में मूव करते हैं। आभा नीति को खिड़की से बाहर ले गई और दोनों धीरे धीरे बाहरी कंक्रीट की लेज पर चलते हुए बगल की बिल्डिंग में जा पहुंचे। जिस कमरे में पहले छुपे थे वहां बंदा आया ही था और ये दोनों 2 कमरे आगे की तरफ मूव कर चुके थे। जैसे ही लैंड किया फिर से पास में कदमों की आवाज गूंजी। आभा और नीति का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। दोनों तेजी से एक गिरे हुए कैबिनेट के पीछे छिप गए। दोनों इतना नीचे झुक गए कि बस किसी तरह छिप सके। जैसे जैसे कदम पास आते गए आभा ने बोट में छुपी हुई छोटी सी डैगर निकाल ली। जैसे ही वो बंदा पास आता वो झट से उठकर उसका गला काटने वाली थी। नीति भी रेडी थी, पहला वार करेगी ताकि कुछ टाइम तो मिल जाए। लेकिन वो बंदा कमरे में घुसा, थोड़ा रुका, जैसे कुछ उठाया और चला गया। आभा और नीति तब तक नहीं हिले जब तक उसकी आवाज पूरी तरह गायब नहीं हो गई। फिर धीरे धीरे सिर उठाया। अब चला गया ना? नीति ने होंठ हिलाकर पूछा। आभा बोली, हाँ लगता है गया। दोनों धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। अब भी ज्यादा आवाज नहीं करने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं उस बंदे ने वापस आकर क्या उठाया। आभा ने जमीन पर बने निशान देखे और बोली, लगता है कोई हैंडबैग था, शायद उसमें कुछ वैल्यूएबल रखा हो। इस टाइम पे भी पैसों का मोह नहीं गया इन लोगों का। मानव लालच कभी पूरी तरह मिटता नहीं। लगता है बाहर वाले खाने पीने से फ्री हैं, अब उन्हें सिर्फ गोल्ड, ज्वेलरी या औरतों की जरूरत है। तभी अचानक नीचे से औरत की चीख सुनाई दी। आभा और नीति ने एक दूसरे की तरफ देखा। यहाँ और कोई था? उन्हें तो पता ही नहीं चला। नीति की अटेंशन ना जाना समझ आता है, पर आभा के पास तो एक्स्ट्रा शार्प सेंस है, उससे मिस होना अजीब है। फिर भी दोनों तेजी से नीचे की ओर बढ़े। मनवीर, कहाँ से पकड़ लाए इतनी खूबसूरत लड़की? एक आदमी बोला और उसके गालों को छूने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले ही लड़की ने उसका हाथ पकड़कर उंगली को काट लिया, इतनी जोर से कि खून छलकने लगा। आह! वो आदमी चिल्ला पड़ा, उंगली छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की की पकड़ जैसे लोहे की तरह थी। बाकी लोग भी उसे छुड़ाने दौड़े, लेकिन लड़की ने ऐसे चबाया जैसे जानवर शिकार को दबोचता है। वो आदमी झट से अपनी कमर से बंदूक निकालने ही वाला था। बॉस की बात भूल गए क्या? बंदूक तो बाहर निकली, लेकिन लड़की पे निशाना लगाने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार कुछ लोगों की मदद से लड़की को अलग किया गया, लेकिन उसकी 2 उंगलियां लगभग टूट गई थीं, एक की तो खाल और मांस पूरा खिंच गया था, हड्डी तक दिख रही थी। लड़की ने खून और मांस को थूक दिया और उस आदमी की तरफ खूंखार नजर से देखा। उसका पूरा मुंह खून से लथपथ था। वो आदमी अपने हाथ को देख रहा था, फिर उसे लगा कि अब इस लड़की को मार ही देना चाहिए। इतनी चोट के बाद भी अगर वो लड़की को मार दे तो बॉस कुछ नहीं कहेगा, है ना? वो बंदूक उठाकर ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी क्रूकट बालों वाला आदमी आ गया। रुको! उसका वॉइस बहुत तेज नहीं था, लेकिन एकदम दबदबे वाला था। वो आदमी अपना खून से बहता हाथ दिखाकर बोला, बॉस देखो मेरी हालत, थोड़ा सबक सिखाना तो बनता है ना? क्या उसने खुद आकर तुम्हें काटा? नहीं। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो ये नौबत नहीं आती। फिर उसने बगल में खड़े किसी को कहा, जाओ गाड़ी से दवा और पट्टी लाओ, इसका इलाज करो। अब उस आदमी ने चुपचाप सिर झुका लिया। बॉस खुद कह रहा है इलाज करवाने के लिए, इससे ज्यादा क्या मांग सकता है? था। थैंक यू बॉस। अब क्रूकट आदमी उस लड़की के पास गया, तुम यहाँ अकेली हो? लड़की ने उसे घूरा, कोई जवाब नहीं दिया। बॉस ने पीछे खड़े दोनों लोगों को देखा, इसे छोड़ दो। बॉस ये औरत बहुत खतरनाक है। बॉस ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा। दोनों ने चुपचाप लड़की को छोड़ दिया। जैसे ही वो आजाद हुई, लड़की ने एक थूक मारा, सीधा बॉस के शूज पर। फिर बोली, सर्चिंग तो कर चुके हो ना? अब बेवकूफों जैसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? बॉस ने नीचे देखा, खून से सना थूक, फिर लड़की की आंखों में। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जा सकता हूँ। यहाँ अकेले रहना सेफ नहीं है। हाँ, और तुम लोगों के साथ जाओ तो सेफ हो जाऊंगी। लड़की ने उसके पीछे खड़े लोगों की तरफ देखा और हल्की सी हंसी हंसी। ये मेरा घर है, मेरी जगह। तुम सब यहाँ जबरदस्ती घुसे क्यों? बॉस ने आराम से कहा, जहाँ तक मुझे याद है ये ऑयल फील्ड सरकारी कंपनी का है, किसी का पर्सनल नहीं। लड़की बोली, मैं ही सरकार की तरफ से इसे प्रोटेक्ट कर रही हूँ। बॉस ने उसे कुछ सेकंड तक घूरा, फिर बाहर दिखते पंपिंग यूनिट की तरफ इशारा किया, वो ऑयल कौन निकाल रहा है? मैं ही। लड़की ने बिना सोचे जवाब दिया। लेकिन बॉस ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। मैं औरतों से उलझना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर तुमने ही सब कुछ मुश्किल बना दिया तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। देख ही रही हो, मेरे सारे भाई मर्द हैं। सबसे सॉफ्ट टोन में सबसे सख्त बात, बस यही करता है वो बंदा।
चैप्टर 250। क्या तुम इस औरत को जानती हो? नीति ने धीरे से आभा से पूछा। आभा ने सिर हिला दिया। अगर ये औरत यहाँ पहले से थी तो अब तक सामने क्यों नहीं आई? और अब अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी मदद क्यों कर रही है? उसे पूरा यकीन था वो इस औरत को जानती तक नहीं थी। क्रूकट बालों वाले उस आदमी को औरत के मुंह से कोई काम की बात नहीं मिली। उसने इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक फिशबोन पर गई। वो वहां गया, नीचे झुककर फिशबोन चेक किया, फिर कुछ सेकंड बाद उठते हुए बोला, औरत अब तुम्हारे हवाले है, बस जान मत लेना। वो औरत दो लोगों की पकड़ से खुद को छुड़ाकर बाहर की तरफ भागी। लेकिन कोई भी समझदार इंसान जानता था, सामने के दरवाजे की तरफ भागना मतलब खुद ही मौत को बुलाना है। कोई भी आम आदमी भागता तो पीछे की सीढ़ियों की ओर जाता। जैसी उम्मीद थी, वो औरत फिर से चंद सेकंड में ही पकड़ ली गई। ऊपर फिर से सर्च करो, आदमी चिल्लाया और खुद भी सीढ़ियां चढ़ने लगा। शुक्र है, आभा की स्पीड और दिमाग दोनों फास्ट थे। जैसे ही उसने देखा कि औरत दरवाजे की तरफ भाग रही है, उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने झट से नीति को पकड़ा और दोनों दूसरे फ्लोर की तरफ भागे और वहां से रस्सी के सहारे खिड़की से नीचे उतर गए। वो आदमी खुद दूसरे से लेकर चौथे फ्लोर तक हर कोना चेक करने गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। बॉस, तीसरे और चौथे फ्लोर पर कोई नहीं है। मैंने 2 बार चेक कर लिया। उसने बात सुनी, फिर उस आदमी को देखा और बोला, फिर से सर्च करो। 1 सेकंड रुका, फिर जोड़ा, खिड़की के बाहर भी चेक करना मत भूलना। आभा और नीति जब उस बिल्डिंग से बाहर निकली तो पास में खड़े एक क्रेन के नीचे छिप गईं। अब चलकर पंपिंग यूनिट उड़ा दें? नीति ने पूछा। आखिरकार उसे वही रिपेयर करने वाली थी। बनाना मुश्किल था, पर उड़ाना तो आसान होगा। आभा बोली, वहां बहुत गार्ड्स हैं, अभी पास जाना आसान नहीं होगा। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं ध्यान भटकाती हूँ और तुम मशीन को नुकसान पहुंचाओ। आभा कुछ सेकंड सोचती रही, फिर बोली, अगर इनका मकसद सिर्फ ऑल है तो ले जाने दो। हम तब हमला करेंगे जब ये लोग इसे ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे। पर अगर ये भी हमारी तरह बैच में वापस ले जाते हैं तो क्या हम यहीं रुकें या रास्ते में अटैक करें? आभा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनके पास कौन सी गाड़ियां हैं। जब दोनों क्रेन के नीचे बैठकर अपनी प्लानिंग कर रही थी, उस आदमी ने अपने लोगों के साथ बिल्डिंग छोड़ दी। वो औरत फिर से पकड़ी गई थी, अब उसके हाथ बंधे हुए थे। कुछ कदम चलकर सब रुक गए। वो आदमी बोला, यहीं रुको, सबको देखने दो। उसके पीछे खड़े लड़कों के चेहरों पर अजीब सी घिनौनी एक्साइटमेंट दिखी। आभा का दिल बैठने लगा। उसे पहले से ही बुरा अंदाजा हो रहा था। और जैसे ही उसने सोचा, वही हुआ। 2 लोगों ने उस औरत को जबरदस्ती पकड़ा, उसके कपड़े फाड़े और उसे जमीन पर गिरा दिया। वो पहले से ही मैले से पैंट्स और एक पुरानी टी शर्ट में थी। कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी तरह नग्न कर दी गई। पीछे खड़े लोगों की भीड़ में से कोई सीटी मार रहा था, कोई हंसी उड़ा रहा था, क्योंकि उस क्रूकट वाले आदमी का हुक्म था और बाकियों के लिए वो हुक्म नहीं, परमिशन थी। वो औरत चीखी, चिल्लाई, खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बेकार। वो जैसे किसी कसाई के कटिंग बोर्ड पर रखी कोई चीज हो जिसे सब मिलकर काटने को तैयार हों। इन घटिया लोगों को बस यही घटिया तरीके आते हैं, नीति ने गुस्से से कहा, पर उसने कोई मूव नहीं किया। अगर ये पहले वाली नीति होती तो किसी के जवाहरों पे किक मार देती, लेकिन अब वो बस मन ही मन गालियां दे रही थी। वो और आभा दोनों ही जवान लड़कियां थीं, और आभा तो ऊपर से बहुत खूबसूरत भी थी। अगर इन शिकारियों के हाथ लग गईं तो इनका अंजाम उससे भी भयानक होता। यही होती है मैच्योरिटी, जब तुम किसी अनजान के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को रिस्क में नहीं डालते। तुम और जगह छिपो। मैं उस आदमी से मिलने जा रही हूँ, आभा बोली। अकेली जा रही हो? नीति ने विरोध किया। ये बहुत रिस्की है। वो आदमी सीधा नहीं लग रहा।
दिन दहाड़े अपनी पूरी गैंग से किसी औरत पर अटैक करवा रहा है ताकि हम बाहर निकलें। तुम जाओगी तो उनकी चाल में फंस जाओगी। आभा बोली, मुझे पता है, फिर भी जाना पड़ेगा। नीति को समझ नहीं आया कि आभा इतनी जिद क्यों कर रही थी, लेकिन जब फैसला हो ही गया था तो वो पूरी तरह सपोर्ट में आ गई। ठीक है, जो कहोगी वही करूंगी। रुको सब लोग। आभा तब तक रुकी रही जब तक नीति एक और सेफ जगह में छिप नहीं गई। फिर वो धीरे धीरे क्रेन के नीचे से बाहर निकली। मिलिट्री ग्रीन पैंट्स और वाइट शर्ट में आभा क्लासिक बैडेस लग रही थी, बहादुरी भी और ग्रेस भी। उसकी हाई पोनीटेल हवा में लहराई और सारे मर्दों की निगाह उसी पर टिक गई। जमीन पर गिरी लड़की ने जैसे ही आभा को आते देखा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेटी रही। क्रूकेट आदमी ने आभा को देखा और उसके होठों पर एक स्लाइड स्माइली खेलने लगी। पंपिंग यूनिट तुमने ऑन किया था? हाँ, आभा ने जवाब दिया। उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो क्या? उसने अभी अभी उन यूनिट्स को देखा था, वो बहुत डैमेज्ड थे। कोई नौसिखिया तो उन्हें चला भी नहीं सकता। हाँ, मैकेनिकल में हूँ। टैंक ठीक कर सकती हो? आभा की आंखों में हल्की सावधानी चमकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी, जिसकी पर्सनालिटी वेदांश से मिलती जुलती थी, उसके पास टैंक जैसी चीज भी होगी। कभी किया नहीं तो पक्का नहीं कह सकती, उसने जानबूझकर गोलमोल जवाब दिया। वो उस टैंक को देखना तो चाहती थी, पर जानती थी कि ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाने से उल्टा असर पड़ सकता है। चैप्टर 251। ठीक है, जब मैं यहाँ से निकलूंगा तुम मेरे साथ चलोगी और मैं उसे छोड़ दूंगा। उसका इशारा जाहिर था, जमीन पर गिरी हुई उस औरत की तरफ। आभा ने उस औरत की तरफ देखा, फिर बोली, मैं उसे जानती भी नहीं। तुम ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे कि उसे मेरे सामने रखकर डील कर रहे हो? तो फिर सामने क्यों आई? हाँ, आना जरूरी नहीं था। जैसे ही उसने ये कहा, आभा ने सीधा उस आदमी पर अटैक कर दिया। उसने अपने दादा दादी से सीखी सांडा और ताई ची की ट्रिक्स यूज की। वो पिछले कुछ सालों से लगातार प्रैक्टिस में थी, इसलिए उसके मूव्स एकदम फ्लूइड और सटीक थे। पर उसका हमला कामयाब नहीं रहा। वो आदमी जैसे पहले से तैयार था, बड़ी आसानी से उसके मूव से बचा और काउंटर करने लगा। बाकी लोगों ने गन निकाल ली, पर कोई भी ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि बॉस ने कोई ऑर्डर नहीं दिया था। अरे वाह, अच्छे मूव्स हैं। वो आदमी लड़ाई के बीच भी तारीफ करने लगा। कुछ मिनट तक फाइटिंग हुई, फिर आभा खुद ही पीछे हट गई। वो आदमी भी रुक गया। तुम हो कौन? असल में आभा का अटैक एक टेस्ट था। वो उसकी ताकत नापना चाहती थी। अगर वो बंदा निकम्मा होता तो उसे हराकर उसकी गैंग को धमकाकर सब कुछ संभाल सकती थी। पर अब वो जान गई थी, ये बंदा किसी आम लुटेरे जैसा नहीं, बल्कि उसे बराबरी की टक्कर देता है। सबसे बड़ा सिग्नल, उसे मिलिट्री कॉम्बैट मूव्स आते थे। आभा कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही। वो आदमी अपने पैंट से धूल झाड़ते हुए मुस्कुराया। मैं कौन हूँ ये तुम तब जानोगी जब मेरे साथ चलोगी। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। वो बंदा मिलिट्री कॉम्बैट टेक्निक जानता था और उसके पास टैंक भी था। सीधा स्पष्ट था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। आभा ने ठंडे अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगर गई तो अपने बॉस से गद्दारी होगी। तुम्हारे बॉस कौन है? संजय। आभा ने जानबूझकर संजय का नाम फेंका ताकि उस आदमी के रिएक्शन को भाप सके। वो बंदा मुस्कुराया, मैं खुद उसे बता दूंगा कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए उधार ले जा रहा हूँ, जल्द ही वापस भेज दूंगा। उसने पीछे खड़े एक आदमी को इशारा किया, फिर आभा की ओर देखा। तुम्हारा नाम? दिशा। आदमी ने एक आईब्रो उठाई लेकिन कुछ कहा नहीं। फिर उन सारे आदमियों को बुलाया जो पहले उस औरत को परेशान कर रहे थे। जल्दी से ऑल को ट्रकों में लोड करो। बाद में आधे लोग यहीं रहेंगे और बाकी मेरे साथ चलेंगे। आदमी चले गए और वो औरत जमीन से उठी, कपड़े पहनकर बैठ गई और आभा को देखने लगी। आभा उसकी तरफ बढ़ी। हम पहले मिल चुके हैं, है ना? औरत ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें नहीं पता कि इस दुनिया में सीधी सादी बनने वाली लड़कियां सबसे पहले मारी जाती हैं। आभा की नजर उसके पैर की पिंडली पर गई। वहां हल्का सा पुराना निशान था। उसे याद आया, जब वो छोटी थी, मोम, यशवर्धन और मौसी उसे पार्क ले गए थे। तभी एक बिना पट्टे वाला कुत्ता उसे दौड़ाने लगा और काटने ही वाला था। उस वक्त उसकी मोम आइसक्रीम लेने गई थी, यशवर्धन किसी से बातों में लगा था और सिर्फ उसकी मौसी थी जिसने उसे बचाया। उस कुत्ते ने मौसी की टांग पर काट खाया था।
मौसी उसकी मम्मी की कजिन थी और उस वक्त उन्होंने कॉलेज एग्जाम दिए ही थे। वो मुंबई घूमने आई थी और 2 दिन उनके घर रुकी थी। बाद में जब वो यहीं कॉलेज में पढ़ने लगी तो अक्सर वीकेंड पर आभा का ख्याल भी रखती थी। वो दोनों काफी क्लोज थी। लेकिन जब आभा की मां ने यशवर्धन से तलाक लिया और आभा ने यशवर्धन के साथ रहना चुना तो मां की तरफ के रिश्तेदारों से उसका कनेक्शन टूट गया। और यशवर्धन के घर वाले भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, सबको बस संजना ही प्यारी लगती थी। अब वो उस मौसी की शक्ल याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतने सालों में यादें धुंधली हो गई थी। उसके दिमाग में जो क्यूट और क्लासी मौसी थी वो अब सामने खड़ी बिखरी बिखरी और थकी सी औरत से मिलती जुलती नहीं लग रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? आभा ने फिर पूछा। मैं क्यों बताऊं? मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? उसका लहजा टकराव वाला था। आभा ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। मैं कोई देवी नहीं हूं और ना ही अच्छी लड़की बनने का ढोंग करती हूं। मैंने तुम्हारी जान बचाई है तो अब तुम मेरी हो। आभा ने फिर उस बाल कटवाए हुए आदमी की ओर देखा और कहा, मैं जहां जाऊंगी इसे साथ लेकर जाऊंगी। वो आदमी बोला, ठीक है। वहां कुल 4 ऑयल पंपिंग यूनिट थी। राकेश और उसकी टीम के जाने के बाद 3 और टैंक भर चुके थे। अब तक कुल 8 टैंक फुल हो चुके थे। बजकट आदमी ने एक गाड़ी मंगवाई। आभा ने गेट की ओर देखा तो एक भारी भरकम एक्सटेंडेड ट्रक धीरे धीरे अंदर आता दिखा। ये ट्रक इतना बड़ा था कि एक बार में 5 ऑयल टैंक तक ले जा सकता था। आभा ने ऐसी गाड़ी पहले कभी नहीं देखी थी। ये कौन सी ट्रक है? उसने पूछा। वो आदमी बोला, कभी देखी नहीं क्या? नहीं। लगता है तुम उतनी खास नहीं हो जितना सोच रखा है। ये एक स्पेशल मिलिट्री ट्रक है, बड़े मशीनरी ट्रांसपोर्ट के लिए। आम लोगों को नहीं दिखती। तो तुम मिलिट्री से हो? आभा ने एक्टिंग करते हुए पूछा। जब से उसने संजय का नाम लिया था तब से उसे लग गया था कि ये आदमी शायद संजय को जानता है। और अब ये बात और पक्की हो गई। हमारा बॉस। अरे बकवास बंद करो, जल्दी लोडिंग कराओ। वो आदमी अपने बंदों को डांटता रहा और सबको काम में लगा दिया। उसने आभा की ओर देखा, मिस दिशा, तुम्हारा बैकग्राउंड तो खास लग रहा है। पहले क्या करती थी? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये बात तो तुम्हें बाद में अपने आप पता चल जाएगी। आभा चुप रही और आगे कुछ बताने से बच गई। अगर वो खुद अपनी पहचान नहीं बता रहा था तो आभा क्यों मुंह खोलती? जल्दी ही टैंक लोड हो गए। आभा और वो औरत उसी सेडान में बैठी जिसमें वो बजकट आदमी बैठा था। ऑल वाले ट्रक पीछे पीछे चलने लगे। जाते वक्त आभा ने एक बार फिर पलट कर देखा। उसे उम्मीद थी कि नीति शांत रहेगी और बजकट आदमी के लोगों की नजरों से बची रहेगी, या फिर राकेश और उसकी टीम वहां आ जाए। टैंकर बहुत बड़े थे और स्पीड स्लो रखनी पड़ रही थी, इसलिए उनकी गाड़ी भी स्लो चल रही थी। वो आदमी बाहर की ओर देखता रहा। आभा चुपचाप बैठी रही। गाड़ी में पूरी तरह सन्नाटा था। रुको। जैसे ही उसने चिल्लाया, आभा की भी आंखें खुल गईं। ज़ॉम्बी सामने थे। ज़ॉम्बीज है। सब लोग रेडी हो जाओ। उसने एक गन आभा की तरफ बढ़ाई। आभा ने उसे पकड़ा और तोल कर देखा। काफी हाई क्वालिटी थी, वैसी ही जैसी वेदांत की अलमारी में होती थी। जल्दी ही ज़ॉम्बी सामने आ गए। पहले ये ज़ॉम्बीज बस दांत और नाखून से हमला करते थे, लेकिन इस बार जो ज़ॉम्बीज आ रहे थे उनमें से कुछ के हाथों में लकड़ी जैसी चीजें थी, हथियार टाइप। अब ये ज़ॉम्बीज पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहे थे, नॉर्मल इंसानों से कई गुना। ध्यान से रहना सब लोग, ये ज़ॉम्बीज थोड़े अलग हैं। वो आदमी अपनी टीम को बोला। उसने फिर आभा की तरफ देखा। कुछ बोला नहीं। शायद अब उसे पता चल चुका था कि ये लड़की आम नहीं है। जब कोई उसके बराबर लड़ सकता है तो उसे समझाने की जरूरत नहीं। जब ज़ॉम्बीज करीब 400 से 500 मीटर दूर थे तो उनकी स्पीड अचानक बढ़ गई। भले ही चल रहे थे, लेकिन किसी नॉर्मल इंसान की दौड़ जितनी स्पीड थी। मारो सबको। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कई ज़ॉम्बीज गिर गए, फिर खड़े हो गए। जो सिर में गोली खाकर गिरे वो कुचले गए और मांस के ढेर में बदल गए। और जैसे पहले आभा ने देखे थे, ये ज़ॉम्बीज भी गोलियां चकमा दे रहे थे। जो हथियार लिए हुए ज़ॉम्बीज थे वो बाकियों को डायरेक्ट कर रहे थे, चारों तरफ से घेरने के लिए। अब ये सिर्फ सीधा भागने वाले बेवकूफ नहीं थे। हर बार ये ज़ॉम्बीज और स्मार्ट होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये इंसानों जैसे दिमाग वाले हो जाए, एक आदमी बोला। ये कहीं कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं? कैसा एक्सपेरिमेंट? आभा ने पूछा। किसी बायो कंपनी ने ज़ॉम्बी वायरस इंजेक्ट किया है, बस यही प्रोडक्ट है। उसे ये बोलते हुए याद आया कि ये सवाल आभा ने पूछा था। उसने तुरंत अपने बॉस की तरफ देखा कि कहीं डांट न पड़े, लेकिन वो आदमी चुप रहा। अब वो दोनों बंदे चुपचाप लड़ाई में जुट गए। ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे और इतने कम लोगों से सबको मारना आसान नहीं था। आभा ने उस आदमी की ओर देखा। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम्हारे लोग बहुत जल्दी मर जाएंगे, और अगर किसी को ज़ॉम्बी ने काट लिया तो वो उन्हीं में शामिल हो जाएगा। फिर उन्हें मारना और भी मुश्किल होगा। तो तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया है?
आभा ने कहा, मेरा बेस्ट आइडिया है, जब तक मौका है भाग लो। वो आदमी बस उसकी ओर देखता रहा, चुपचाप। चैप्टर 252। फायर कम करो, सब ऑयल टैंकर की तरफ पीछे हटो, रवि ने अचानक आदेश दिया। उसकी टीम पीछे हटती गई, लेकिन फायरिंग जारी रखी। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ ने देखा कि गोलियां कम हो रही हैं, उन्होंने पलटकर और तेजी से हमला करना शुरू कर दिया। वो भी उसी रास्ते से दौड़ते हुए ऑयल टैंकर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तब तक रवि और उसकी टीम वहां से काफी दूर जा चुकी थी। टैंकर पर गोली चलाओ, रवि चिल्लाया। बॉस, एक आदमी हिचकिचाया। इसका मतलब था कि वो पूरा पेट्रोल, जिसे इतनी मुश्किल से लाया गया था, अब बर्बाद करना पड़ेगा। क्या देख रहे हो? फोड़ो उसे, रवि ने जोर देते हुए कहा। सभी को अफसोस तो हुआ, लेकिन बॉस का हुक्म था। मना करना मतलब खतरे को खुद बुलाना। बूम! वो भारी ट्रक, जिसमें 5 बड़े टैंक भरे थे, एक जोरदार धमाके से जल उठा। लीक हो रहा तेल आग की तरह फैलता गया और पास आते ज़ॉम्बीज़ उसमें समा गए। ऑयल टैंकर और ज़ॉम्बीज़ दोनों आग के समंदर में बदल चुके थे। गनीमत थी कि वो इलाका खुला था, वरना आसपास पेड़ पौधे होते तो ये आग जंगल को भी चपेट में ले लेती। बॉस, अब क्या करें? रवि ने जलते टैंकर की तरफ देखा, फिर मुड़कर बोला, बेस पर लौटते हैं। टैंकर गया तो ऑयल फील्ड लौटने का कोई मतलब नहीं था। जो टैंक तुमने मुझसे रिपेयर करवाना था, वो तुम्हारे बेस पर ही है ना? आभा ने पूछा। रवि ने बस हल्के में हामी भर दी। बेस कहाँ है? उसने उसकी तरफ देखा। पहुंच जाओगी तो पता चल जाएगा। तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी जब तक साफ साफ नहीं बताओगे, आभा डटकर बोली। असल में वो रवि की नीयत समझना चाहती थी। प्लान ये था कि वो उसे फॉलो करके ऑयल ट्रक को अपनी स्पेस में स्टोर करने का मौका देखेगी। लेकिन बीच में ज़ॉम्बीज़ आ गए और सारी प्लानिंग धरी रह गई। तुमने शायद अंदाजा लगा ही लिया होगा। जो बाकी जानना है, वो टैंक रिपेयर करने के बाद बता दूंगा। क्या अंदाजा? मैं कुछ नहीं जानती। बस इतना पता है कि किसी और की टेरिटरी में ऐसे ही नहीं घुसते। क्या पता ये सब एक ट्रैप हो? सच कहे तो आभा को रवि की पहचान को लेकर कुछ शक जरूर था। वो किसी एक साइड का नहीं लग रहा था, ना पूरा सही, ना पूरा गलत। उसके बाकी साथियों की हरकतें भी कुछ ठीक नहीं थी, और पहले ही जो बातें सुनी थी, उससे लगा कि वो लोग शायद कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस भी तबाह कर चुके थे। अगर अच्छे से नहीं मानोगी, तो जबरदस्ती मनवाया जाएगा, रवि के एक आदमी ने आभा के सिर पर बंदूक तानते हुए कहा। लेकिन आभा बिना पलक झपकाए रवि की तरफ देखती रही। रवि ने उस आदमी को देखा और वो चुपचाप बंदूक नीचे कर गया। क्या जानना चाहती हो? तुम्हारा नाम? रवि। बेस कहाँ है? मुंबई। किस टीम से हो? रवि ने थोड़ा मुस्कराकर देखा। तुम्हारे जैसे लोग तो संजय की टीम के भरोसेमंद लगते हो, है ना? आभा थोड़ी उलझन में पड़ गई, कुछ समझ नहीं आया। क्या संजय ने मेरा नाम नहीं बताया तुम्हें? उससे मतलब नहीं कि उसने क्या कहा या नहीं। मैं खुद तय करूंगी कि तुम्हारी बातों का क्या मतलब है। रवि ने सिर हिलाया। और कुछ पूछना है? आखिरी सवाल, आभा बोली। तुम हमारी मदद करने आए हो या? वो सेंटेंस अधूरा छोड़ दिया, लेकिन रवि को बात समझ आ गई। तुम्हें क्या लगता है, संजय किसके लिए काम कर रहा है? मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ ऑर्डर फॉलो करती हूँ और मौके के हिसाब से फैसले लेती हूँ। तो मैं बस इतना कह सकता हूँ, मैं किसी की मदद नहीं करता। मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है। आभा हंस दी। क्या लड़कियों को डराना सही लगता है तुम्हें? रवि ने हल्की सी स्माइल दी। अगर मैं वो सब ना करता, तो क्या तुम सामने आती? नहीं। असल में अगर आभा ने उस औरत की टांग पर वो निशान नहीं देखा होता, तो वो शायद कुछ नहीं कहती। इस दुनिया में सर्वाइवल का मतलब है खुद को बचाना सीखो। किसी और से उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है।
मैंने ईमानदारी से जवाब दिया है। अब हम चल सकते हैं, रवि बोला। आभा ने फिर सिर हिलाया। हम दोनों लड़कियां तुम्हारे टेरिटरी में जाएं? सीधा शेर की मांद में घुसना होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा टैंक रिपेयर करूं, तो दो ऑप्शन हैं। कौन से ऑप्शन? पहला, कोई गाड़ी लेकर जाओ और टूटे टैंक को यहीं ले आओ, मैं यहीं ठीक कर दूंगी। दूसरा, मुझे वापस जाने दो ताकि मैं अपने बॉस को रिपोर्ट कर सकूं, फिर हम अपनी टीम के साथ आएंगे। रवि ने कुछ सेकंड उसे घूरा, फिर बोला, ठीक है, मैं किसी को टैंक लाने भेजता हूं। फैसला हो गया। रवि अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देने चला गया। आभा वापस कार में आ गई। कार में जो महिला थी, वो अब भी आंखें बंद किए सीट पर झुकी हुई बैठी थी। आभा के अंदर आने पर भी वो हिली नहीं। आभा ने पूछा, तुमने हमें छुपाया क्यों? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बोल रही हो, महिला ने बिना आंखें खोले कहा, जैसे उसे कोई दिलचस्पी ही न हो बात करने में। आभा ने एक पल के लिए उस महिला की ओर देखा, जो अब भी शांत बैठी थी, आंखें बंद, चेहरा बिल्कुल खाली। अगर तुमने रवि को पहले ही सब कुछ सच सच बता दिया होता, तो शायद ये बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ती, आभा ने धीरे से कहा। हाँ, तुम भी ना। एक लड़के की बातों पर इतना यकीन? अगर वो अच्छा होता तो उसकी टीम ऐसी हरकतें नहीं करती। उस महिला को रवि से कोई खास उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली। क्या तुम सच में सोचती हो कि वो कोई अच्छा इंसान है? यकीन करो या नहीं, जैसे ही तुम उसका टैंक ठीक करोगी, तुम्हारा कयामत शुरू हो जाएगा। आभा ने उसकी तरफ देखा। चेहरा तो नाजुक था, लेकिन आंखों के नीचे हल्की झुर्रियां और कुछ सनस्पॉट्स बता रहे थे कि उसने काफी कुछ झेला है। क्या तुम पल्लवी शर्मा को जानती हो? आभा अब भी उम्मीद से पूछ रही थी, शायद कोई कनेक्शन मिले। नहीं। आभा के चेहरे पर एक हल्की सी कड़वी मुस्कान आ गई। शायद उसके दिल में अब भी कहीं न कहीं परिवार की चाह बाकी थी, वरना वो इतनी कोशिश क्यों करती? जब तुमने मुझे पहले ही नहीं एक्सपोज किया, तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। उसके बाद हम अजनबी होंगे, एक दूसरे पर कोई कर्ज नहीं। जाओगी तब देखा जाएगा, महिला ने आंखें बंद करते हुए कहा। तभी रवि वापस आ गया। आभा ज्यादा कुछ बोले बिना बाहर निकल आई। रवि ने ट्रंक से 2 पानी की बोतलें निकाली। एक उसने आभा की तरफ फेंकी। आभा ने पकड़ तो ली, लेकिन खोली नहीं। उसने चुपचाप उसे अपने बैग में डाल लिया और उसी बहाने अपनी स्पेस से खुद की पानी की बोतल निकाल ली। वो किसी और की दी हुई चीज वैसे भी नहीं खाती थी, खासकर रवि जैसे आदमी की। रवि ने अपनी बोतल खोलकर पूरा पानी एक ही सांस में पी लिया और खाली बोतल फिर ट्रंक में फेंक दी। तुम्हारा बैग काफी काम का है। ये भी तुम्हारे बॉस ने दिया। आभा का दिल हल्का सा धड़क गया। ये बैग वेदांत ने दिया था, और उसने कभी ये नहीं पूछा कि ये बैग उसे मिला कहाँ से। बस अब दुआ यही थी कि इससे उसकी असल पहचान न खुल जाए। चैप्टर 253। तुम सवालों की फैक्ट्री हो क्या? आभा ने बोतल खोली, 2-3 घूंट पानी पिया, फिर बाकी आधी बोतल कार में बैठी उस महिला की ओर खिड़की से फेंक दी। हमारे बेस जाकर वापस आने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। हो सकता है आज की रात हमें यहीं गुजारनी पड़े। चलो मेरे साथ, देखते हैं कहीं आसपास रुकने लायक जगह मिलती है या नहीं, वरना अगर ज़ॉम्बीज़ की अगली वेव आ गई तो चारों तरफ से घिर जाएंगे। आभा ने ठंडी आवाज में कहा, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। रवि भी कम सीधा नहीं था, बोला, मुझे शक है कि जैसे ही मैं गया, तुम कार लेकर वहां बैठे लोगों के साथ भाग जाओगी। उसे भरोसा नहीं था कि आभा चाबी के बिना कार स्टार्ट कर सकती है, लेकिन फिर भी सतर्क रहना जरूरी था। आभा हल्के से मुस्कुराई और सीधे उल्टी दिशा में चल पड़ी। रवि ने अपने आदमियों को कहा कि कार और औरत पर नजर रखें, लेकिन साफ हिदायत दी, किसी ने कोई छेड़खानी की तो मैं खुद उसकी खाल उतार दूंगा। फिर वो भी आभा के पीछे चल पड़ा। जैसे ही दोनों चले गए, रवि के कुछ बोर हो चुके आदमियों ने गॉसिप शुरू कर दी। अब तुम्हें नहीं लगता हमारे बॉस को उस लड़की पर क्रश हो गया है? हाँ भाई, अब ये तो नॉर्मल है। लड़की है भी तो लाजवाब, परफेक्ट है बॉस के लिए। सुन, कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस हमें इसलिए नहीं ले गया ताकि खुद अकेले जंगल में थोड़ा रोमांस कर सके? देखने चलें क्या?
अबे मैं नहीं जा रहा, आंखें फोड़ देगा वो। शाम हो चुकी थी, लेकिन मौसम अब भी चिपचिपा और भारी था। वो सब वहीं बैठे चटपटी बातें कर रहे थे और उन्हें ये तक पता नहीं चला कि कार का पिछला दरवाजा चुपचाप खुला और फिर धीरे से बंद भी हो गया। ये जगह मुंबई के आउटर हिस्से में थी। चारों ओर बस सूखी जमीन और टूटे हुए खेत। दूर दूर तक बस बंजर जमीन थी। कोई घर दिख नहीं रहा था जहां रुक सके। आधा घंटा पैदल चलने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो आभा ने रुककर रवि से पूछा, और दूर तक जाना जरूरी है क्या? रवि ने दूरबीन निकाली, चारों ओर देखा, एक दिशा की ओर इशारा करते हुए बोला, उधर एक घर दिख रहा है, चलो देखते हैं। आभा वहीं खड़ी रही। रवि ने 2 कदम और लिए, फिर पलटकर देखा, चल नहीं पा रही। आभा बोली, सोच रही हूँ कि उस छोटे से घर का फायदा क्या होगा। रवि समझाता है, ये इलाका मेन रूट पर है। 30 किलोमीटर आगे हाईवे टोल स्टेशन है। उसके पास 3 बड़े गांव हैं, जिनमें 100 लोग रहते थे। हाईवे से उतरते ही आधे घंटे में एक जिला आता है, पालघर है। सोचो वहाँ कितने लोग रहते होंगे। अगर आधे भी ज़ॉम्बी बन गए तो हमसे नहीं संभलेंगे। तभी तो कह रही हूँ, आभा बोली, आधे तो छोड़ो, अगर बस कुछ ज़ॉम्बीज ने उस घर में हमें घेर लिया तो हम हड्डी तक नहीं बचेंगे। घर मतलब 4 दीवारी, यानी पिंजरा। उसमें तुम किसे कैद करना चाहते हो? रवि ने सिर हिलाया। ये जगह पहले फार्मलैंड थी, अब छोड़ दी गई है, लेकिन पहले ये उपजाऊ जमीन थी। ऐसी जमीन पर सिर्फ फसलें नहीं, बल्कि कीड़े मकोड़े और चींटियां भी खूब पलते हैं। अब तक तुमने म्यूटेटेड कीड़े देखे ही होंगे। हमें सिर्फ ज़ॉम्बी से नहीं, बल्कि उनसे भी बचना होगा। आभा ने माना, ये बात सही थी। खतरा कहीं से भी आ सकता था, और रवि का नजरिया फिलहाल भरोसे लायक लग रहा था। जैसा घर रवि ने देखा था, वो असल में एक वाटर टावर था, जिसमें पानी खींचने की मशीन, 1-2 बेड और टेबलें थी। 10-12 लोगों के आराम से रुकने की जगह थी। अगर ज़ॉम्बीज ने हमला नहीं किया तो एक रात गुजारने के लिए सही रहेगा। घर चेक करने के बाद दोनों वापस लौटे। रास्ते में रवि के 2 आदमी मिल गए। एक के हाथ में गोली लगी थी और दूसरा सही था, लेकिन थका और घबराया हुआ लग रहा था। रवि ने कुछ पूछने की कोशिश भी नहीं की थी कि बिना घायल आदमी बोल पड़ा, बॉस, ये संजय के लोग थे। उन्होंने उस औरत को छुड़ा लिया। हमारे कई भाई मारे गए और कार भी लेकर भाग गए। बस हम 2 ही बच सके। रवि की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो सीधा आभा की तरफ देखता है। आभा ने भी उसी नजर से उसकी तरफ देखा, जैसे कह रही हो, मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारा अकेले मुझे ले जाना बेवकूफी थी। उन्होंने क्या कहा? रवि ने दांत पीसते हुए पूछा। उन्होंने कहा, प्रवीण और दिशा को हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा, मैं नहीं जानता ये लोग कौन हैं। और वो बिना कुछ सुने सीधे हमला करने लगे। संख्या में ज्यादा थे, हम मुकाबला नहीं कर पाए। ये क्या संयोग था? या प्लान हमला? बिल्कुल उसी पल आभा और रवि दोनों ने एक साथ मूव किया। एक झटके में दोनों एक दूसरे पर पलटे और उनकी गन एक दूसरे के सिर पर तनी हुई थी। रवि के दोनों आदमियों ने भी तुरंत बंदूकें निकाल ली और आभा पर टारगेट कर लिया। लेकिन आभा का चेहरा शांत था। मुझसे लड़ने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम वापस दौड़ो और शायद कुछ नुकसान रिकवर कर सको। अगर कार वापस मिल जाए तो अंधेरा होने से पहले अपने बेस लौट सकोगे, वो बोली। रवि बोला, अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हें साथ ले जाऊंगा। आभा हंसी, मुझे ना तुम में दिलचस्पी है, ना तुम्हारे बेस में। उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक वो नीचे झुकी और रोड के नीचे खेत की तरफ छलांग लगा दी। ठीक उसी पल रवि को भी अपनी पीठ के पीछे कुछ आता हुआ महसूस हुआ। उसने रिफ्लेक्स में साइड स्टेप लिया। एक मोटी चिपचिपी जीप उसके पास से झपटती हुई निकल गई। रवि ने कमर से चाकू निकाला और झट से हमला किया। जीप का आधा हिस्सा जमीन पर गिरा। ये एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी था, वो जिसमें वायरस इंजेक्ट किया गया हो। रवि ने अब आभा की तरफ देखना छोड़ दिया। ज़ॉम्बी उसके सामने था। वो गन नहीं चला सकता था, इसलिए चाकू से ही लड़ाई शुरू कर दी। उस ज़ॉम्बी के चेहरे पर छोटे छोटे उभरे हुए गुमड़े थे, जैसे मगरमच्छ की स्किन हो। इंसानी पहचान बिल्कुल मिट चुकी थी। रवि के लिए वो कौन था, इससे मतलब नहीं था। लेकिन आभा ने उसके नकली आंख पर नजर डालते ही पहचानने की कोशिश की। उसे याद आया, यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में नीति ने करीब आधा महीना छुट्टी ली थी। उसके पापा को कुछ हो गया था। बाद में पता चला था कि फिशिंग के दौरान एक मालिन मछली ने उनके पापा की आंख में चोट मारी थी। हॉस्पिटल ले जाने तक बहुत देर हो गई थी और उनकी आंख बच नहीं पाई। उन्हें नकली आंख लगवानी पड़ी। सिर्फ नकली आंख देखकर पहचानना मुश्किल था। लेकिन विनय ने पहले बताया था कि उसने नीति के पापा को चुपचाप मुंबई बुला लिया था। फिर उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी समंदर में मछलियां पकड़ी थी, अब खुद एक समुंदर जैसे ज़ॉम्बी में बदल गया था। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था? आभा के दिमाग में ये सब एक झटके में घूम गया। लेकिन वो ज्यादा रुकी नहीं। अब नहीं तो कब भागेगी? वो इतनी महान नहीं थी कि रवि की जान बचाने रुक जाए। वो तेजी से खेत की मेड़ पर दौड़ती चली गई।
और रवि और उस ज़ॉम्बी का क्या हुआ? ऑनेस्टली उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। चैप्टर 254। आभा, तुम ठीक हो ना? राकेश ने कहा। उसे अपनी ओर आते देख हल्के से मुस्कुराया और राहत की सांस ली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? अनाया ने कहा और फिर बैग की आड़ में अपने स्टोरेज से पानी की बोतल निकालकर एक ही सांस में आधी खत्म कर दी। भले ही उसने हाईटेक सूट पहन रखा था, लेकिन शरीर को पानी तो चाहिए ही। नीति ने तुम्हारे दिए हुए कम्युनिकेटर से वेदांत भाई को कांटेक्ट किया था। और हाँ, वो भी आए हैं। राकेश ने जवाब देते हुए पीछे देखा। पता नहीं कब वेदांत उसके पीछे खड़ी था। थोड़ा झंपते हुए राकेश बोला, मैं जरा आसपास चेक कर आता हूँ, कोई खतरा तो नहीं। वो जाते जाते आसपास के लगभग 500 मीटर तक मौजूद सभी लोगों को भी साथ ले गया। जैसे ही बाकी सब निकल गए, वेदांत ने आभा को कसकर गले लगा लिया। तुम ठीक हो? बस यही काफी है। आभा ने नोटिस किया, इस बार वेदांत का गले लगाना बाकी बारों से ज्यादा टाइट था। साफ था, वो सच में टेंशन में थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तक तो कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे कमजोर समझे। आभा ने हल्के से वेदांत की पीठ थपथपाई। इस बार उसे खुद ही संभालना पड़ा। रवि कोई सीधा इंसान नहीं है। उसे संभालना इतना आसान नहीं। डर था कहीं तुम उसकी चाल में न फंस जाओ। तुम उसे जानते हो? आभा ने थोड़ा सिर घुमाया ताकि उससे नॉर्मली बात कर सके, पर वेदांत ने एक हाथ से उसका सिर फिर से अपनी छाती पर टिका दिया। दोनों वैसे ही गले लगे बात करने लगे। हाँ, मिल चुका हूँ। जब मैं मिलिट्री में था, हम अलग अलग यूनिट्स में थे। वो ऊपर से बहुत जेंटल लगता है, लेकिन असल में उसके तरीके बहुत एक्सट्रीम हैं। सीधे साधे शब्दों में कहूँ तो बेरहम है। आभा ने हल्की सी स्माइल दी। अगर वो बेरहम है, तो मैं चालाक और धोखेबाज हूँ। वेदांत हंसते हुए बोले, पहली बार लग रहा है। चालाक और धोखेबाज सुनकर अच्छा लगा, जैसे कोई तारीफ हो। चलो अब ऑयल फील्ड की तरफ चलते हैं। नीति वहीं है। रवि के कुछ लोग भी वहीं तैनात हैं। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। वेदांत ने उसे छोड़ते हुए लिप पर एक किस किया और बोले, फिक्र मत करो। तरुण पहले ही अपनी टीम लेकर निकल चुका है। वैसे तो तरुण और नीति आपस में काफी लड़ते रहते थे, लेकिन जब बात सीरियस होती तो नीति को लेकर तरुण सबसे ज्यादा चिंतित रहता। जब वे लोग रवि के साथ निकले थे, तब कई तेल के ड्रम साथ ले जा रहे थे, इसलिए सफर काफी धीमा था। अब जबकि आभा और उसकी टीम लौट रही थी, तो वे काफी तेजी से बढ़े। लेकिन फिर भी जब वे पहुंचे, तब तक पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। आभा, तुम ठीक हो? नीति ने जैसे ही जानी पहचानी ट्रक देखी, दौड़ते हुए आई। मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? नीति ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम जितनी कूल हो, मैं कम थोड़ी न हो सकती। मैंने उन हरामियों को आग में जला दिया। एक अकेली तुमने? नीति ने सिर हिलाया। तो क्या मैं तुम्हें शर्मिंदा कर रही हूँ? आभा की नजर नीति के ओवरसाइज्ड टी शर्ट पर पड़ी। वो तरुण की थी। सुबह जब निकली थी तो उसने एक स्पोर्ट्स टैंक टॉप पर पतली शर्ट पहनी थी। मैंने जानबूझकर अपनी शर्ट एक ऐसी बंद जगह पर छोड़ी जो दिखे। बाहर कई ड्रम्स में तेल डाला, फिर उन्हें अंदर बुलाया, दरवाजा बंद किया और आग लगा दी। सिर्फ एक शर्ट गई, और कुछ नहीं। नीति हमेशा से ही ऐसी रही है, खतरों को भी हल्के में ले लेना, जैसे ये रोज की बात हो। जैसे उस बार जब उसने बताया था कि एक बार समुंदर में अपने पापा के साथ फिशिंग करते वक्त शार्क के झुंड में फंस गई थी। कहती है, थोड़ी और देर होती तो लंगड़ी बन जाती, और फिर अपनी 20 सेंटीमीटर की टांग पर लगी पुरानी चोट दिखाती। मैंने तुमसे कहा था, चुपचाप छिपे रहो, शो ऑफ मत करो। तुमने तो उल्टा जाल बिछा दिया। वो लोग हथियारों से लैस थे, थोड़ा भी चूक होती तो। आभा ने जानबूझकर सख्त लहजा अपनाया। नीति ने उसका कंधा पकड़ा और मुस्कुराकर बोली, तुम बेफिक्र रहो, मेरी किस्मत लंबी है। इतनी आसानी से मैं जाने वाली नहीं हूँ। नीति, इधर आओ। पीछे से तरुण की आवाज आई। क्या है? नीति ने यूजुअल स्टाइल में पलटकर जवाब दिया, वही नोकझोंक वाला टोन। वो अभी भी आभा का कंधा पकड़ी थी। तरुण आया और सीधे उसका हाथ पकड़कर उसे खींच ले गया। जब वे दोनों दूर चले गए, वेदांत बोला, मैं जरा आसपास देखता हूँ, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। राकेश और बाकी लोग तेल के ड्रम लोड कर लें, फिर हम निकलेंगे। कहकर वेदांत चला गया। आभा चुपचाप खड़ी होकर उसे जाते देखती रही, सोच में डूबी। पिछले कुछ समय से वेदांत जानबूझकर उसे अकेला टाइम दे रहा था। वो कभी भी उससे ये नहीं पूछता था कि इतना फ्रेश खाना वो कहाँ से लाती है। इतना स्मार्ट इंसान ये तो समझ ही सकता है कि फ्रेश खाना और फ्रोजन खाना अलग होते हैं। शायद वो पहले से सब जानता है। शायद वो चुपचाप उसकी हेल्प कर रहा है। जैसे अब सबको दूर भेज दिया ताकि वो चुपचाप अपने स्टोरेज में तेल भर सके। पिछली बार भी उसने यही किया था, सबको बिजी किया और आभा ने आराम से ड्रम स्टोर कर लिए। अब फिर वही मौका। सोचना तो बनता था। आभा ने अपने ख्यालों को झटका दिया और इधर उधर देखा।
वेदांत कुछ भी जाहिर नहीं करता, लेकिन बाकी लोग इतना गुपचुप नहीं रहते। अगर उसे तेल स्टोर करना है तो बड़ी सफाई से करना होगा। नीति को भी ये नहीं पता चलना चाहिए। गनीमत है, उसने पहले ही अपने स्पेस में कई खाली ड्रम्स रखे हुए थे। अब रात का अंधेरा था, मौका परफेक्ट था। तेजी से, बिना आवाज किए, आभा ने भरे हुए ड्रम स्टोरेज में रखे और खाली ड्रम्स बाहर रख दिए। अब उसका स्पेस इतना बड़ा हो चुका है कि कुछ भी रखने में कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी वो सोचती, अगर एक दिन ये दुनिया इंसानों के रहने लायक न बची तो क्या वो और वेदांत उसके स्पेस में रह सकते हैं। कहीं ना कहीं वो जगह एक पैरेलल वर्ल्ड जैसी थी। उसने धीरे से अपनी हथेली खोली। उसे याद आया, जब उस दिन रमेश ने उससे बात की थी तो यही कहा था। उसकी हथेली में बनी उस लाल कमल की आकृति और उसका स्टोरेज, शायद ये सब किसी गहरे राज से जुड़ा है। क्या वो भी उन लोगों की तरह किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है जिन्हें वायरस दिया गया? वरना रमेश को उसकी हथेली का वो कमल और उसके स्पेस के बारे में कैसे पता? काश वो आदमी थोड़ा कम जिद्दी होता तो कुछ और बातें जानने को मिलती। वेदांत के इतने करीब रहते हुए भी उसने कभी नहीं पूछा कि वो कमल क्या है। लगता है अब वापस जाकर खुलकर बात करनी पड़ेगी। आभा, तीनों ट्रक लोड हो गए हैं, अब निकले? राकेश भागते हुए आया। अगर ये हमारी आखिरी ट्रिप है तो क्या ऑयल पंप भी ले चलें? बिल्कुल ले चलो, इसे यहाँ छोड़कर किसी और को क्यों दें? आभा ने बोलते बोलते ट्रकों की तरफ बढ़ना शुरू किया। चैप्टर 255। इस बार जब वेदांत और उसकी टीम वहां पहुंची तो उनके पास 3 ट्रक थे। एक वही पुराना सेमी ट्रेलर था जो पहले आभा की टीम ने इस्तेमाल किया था, और बाकी 2 थे हेवी ड्यूटी एक्सटेंडेड ट्रक, वो वाले जो विंड टरबाइन के बड़े बड़े पार्ट्स ढोने के लिए बनाए जाते हैं। हर एक में 3-3 ऑयल ड्रम आराम से आ सकते थे। 3 ट्रक मतलब 8 ड्रम कैरी हो सकते थे। पहले जो 2 ड्रम वो वापस लेकर आए थे, उन्हें मिलाकर अब टोटल 10 ड्रम हो चुके थे। हर ड्रम करीब 40-50 क्यूबिक मीटर का, यानी टोटल मिला के 400-500 क्यूबिक मीटर। ऊपर से आभा ने 2 बार अपने स्पेस में पहले से ही जो स्टोर किया था वो अलग, यानी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए अब उनके पास काफी कुछ था। वैसे भी ये तो सिर्फ एक ट्रिप थी, आगे और मौका मिलेगा, बस तब तक ये ड्रम वही के वही रहें, ये पक्का नहीं। राकेश, ऑल वाली गाड़ी आगे ले जाओ, वेदांत ने कहा। कब वापस आया किसी को पता भी नहीं चला। आभा और मैं पीछे से कवर करेंगे। ठीक है, हम निकलते हैं, राकेश ने जवाब दिया। जब वे अंदर आ रहे थे तब वेदांत उनकी गाड़ी में नहीं था, वो अपनी यूनिमॉग से आया था। जैसे ही राकेश और बाकी लोग रवाना हुए, आभा उसकी यूनिमॉग से टेक लगाकर खड़ी हो गई, उसे देखते हुए। तुम्हें मेरे राज के बारे में कब पता चला? उसने पूछा। पहली बार जब मॉल में मिले थे, वेदांत ने ईमानदारी से जवाब दिया। तुम्हें पता था कि मैंने वेदांश का सामान लिया है? आभा ने उसकी आंखों में देखा, उसका लहजा शांत था। तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है? अगर वेदांश के पास कुछ वैल्यूएबल था तो लेना बनता था। और तुमने कैसे लिया, वो पहले मुझे भी हैरानी लगी थी। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहा। और अब? वेदांत ने आभा को अपनी ओर खींचा, उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। हम पार्टनर हैं, हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे सीक्रेट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए कितना अहम है। मैंने पहले भी कुछ नहीं कहा था, अब भी कुछ नहीं कहूँगा, ना किसी को हिंट, ना जिक्र। अपनी जान और सोल्जर की इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ। वेदांत की निगाहें गहरी थी और उसके हावभाव में पूरा सच झलक रहा था। जैसा उसने कहा, वो पहले भी चुप था और अब भी पूरी तरह साइलेंट रहेगा। आभा ने चुपचाप एक लंबी सांस छोड़ी। अगर तुम्हें इतने पहले से पता था तो मुझे पिछली बार खान में और भी सामान ले लेना चाहिए था। ये रिसोर्सेज दोबारा नहीं मिलेंगी। अभी भी मौके हैं। फिलहाल जो सामने है पहले वो ले चलते हैं, फिर आगे देखेंगे। आभा ने सिर हिलाया और अब जब छिपाने की जरूरत नहीं थी तो उसने सारे ड्रम वेदांत के सामने ही अपने स्पेस में स्टोर कर लिए। अगर थोड़ा और टाइम मिलता तो वो सब ड्रम भरकर ही जाती, बट अब वो बस टाइम की बात है। उनके पास अब पंप भी है और ड्रम भी। अब अगली बार डायरेक्ट फ्यूलिंग शुरू। सब सेट है। चलो अब।
सब कुछ लोड करने के बाद आभा और वेदांत उसकी यूनिमॉग में बैठे और कटारा कॉम्प्लेक्स की ओर निकल पड़े। वैसे एक बात बतानी थी, मैंने वेदांश को देखा था थोड़ी देर पहले। उसने अपनी गाड़ी देख ली और मुझे पकड़ने दौड़ पड़ा, बट मैंने उसका एक और ट्रक ले लिया। वो वही ट्रक था जो पहले वेदांश से छीना गया था और बाद में राकेश की टीम उसे पहली फ्यूल डिलीवरी में वापस ले आई थी। वेदांत ने भी उसे देखा था। संजय की टीम के पास काफी तगड़ा माल है। अगली बार मिले तो और सामान उड़ा लाऊंगा तुम्हारे लिए। सॉलिड प्लान है। और वहीं दूसरी ओर वेदांश, जिसने पूरा दिन एक बूंद पानी भी नहीं पिया था, तेजी से छींक पड़ा। अरे भाई, जरा धीरे छींको। उसकी छींक से पास खड़े एक बंदे के हाथ से पानी का ड्रम गिरते गिरते बचा। वो लड़का डरते हुए बोला, सॉरी सर, ध्यान रखूंगा। वेदांश एकदम ढेर सा होकर कुर्सी पर गिर पड़ा। 5 घंटे पैदल चला था धूप में, वो भी ज़ॉम्बीज़ और अटैक के डर में, और आखिर में 2 फूटे हुए तलवों और छाले लेकर वापस लौटा। जितनी बेइज्जती और ठोकरें आज मिली थी, इतनी कभी नहीं मिली। ये दिन पहली बार था। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर आभा का चेहरा याद आया। अगली बार वो अपनी खोई हुई इज्जत डबल करके वापस लेगा, उसने खुद से ये वादा किया। वेदांश की हालत तो खराब थी ही, लेकिन संजय की हालत भी कुछ बेहतर नहीं दिख रही थी। सर्च का क्या अपडेट है? संजय ने पूछा। अभी तक नहीं मिली। एक स्क्वाड अभी लौटा नहीं है। शायद कुछ खबर आ जाए। संजय हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी जहरीली थी। इससे बेहतर खबर और क्या हो सकती है? सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाया। प्रवीण अब भी लैब में पागलों की तरह अपने इंस्टेंट डेट्स हर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। दिशा रोज एक बार चेक करके सीधा अपने कमरे में घुस जाती थी। अब तो संजय से भी कोई वास्ता नहीं रखती थी। वैसे भी संजय को कभी दिशा पसंद नहीं थी। उसके लिए वो बस एक ओवर कॉन्फिडेंट लड़की थी। बस उसके स्टेटस के कारण झेला था उसे। और फिर उसने उसका सामान चुराया और प्रवीण के साथ भाग निकली, उसका सबसे अहम हथियार भी ले गई। उसी वक्त दरवाजा खटखटाया गया। वो मिसिंग स्क्वाड वापस लौट आया था। सर, हमें दिशा की लोकेशन मिल गई है। संजय की आंखों में एकदम चमक आ गई, लेकिन स्क्वाड लीडर ने नजर मिलाने की हिम्मत नहीं की। वो आंखें झुकाकर बोला, वो अब मुंबई में नहीं है। उस खुशी का सफर सिर्फ 3 सेकंड चला और फिर संजय ने गुस्से में पूछा, क्या हुआ? हमें हाईवे पर कुछ लोग मिले जो मुंबई से बाहर जा रहे थे। उनसे लग रहा था कि उनकी टीम हमसे कहीं ज्यादा प्रिपेयर्ड है। उन्होंने बताया कि दिशा उनके बॉस के साथ उनके बेस चली गई है। उन्होंने कहा कि अब वो उनके बॉस की लड़की है, और फिर हमें रोकने की कोशिश की। हमने फायर किया, उनके 3 लोग मरे, 2 भाग गए। हमारे भी 3 मरे। उनके बॉस का नाम क्या है? लीडर कुछ सेकंड सोचते हुए बोला, शायद रवि वर्मा। क्या? वही रवि वर्मा? इतना कहते ही संजय चुप हो गया और सोच में पड़ गया। उसने कभी रवि को पर्सनली नहीं देखा था, लेकिन नाम तो जैसे आर्मी में लीजेंड था। जब वो आर्मी में नया नया था, तब से ही ये नाम उसके कानों में पड़ा करता था। तब उसने सोचा था कि एक दिन वो भी रवि जैसा बनेगा। लेकिन जिंदगी कहाँ फेयर होती है। वो देश के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन हर जगह उसे ही रोक दिया गया। एक ऐसा इल्जाम जो उसने कभी किया ही नहीं, उसकी पूरी मिलिट्री लाइफ तबाह कर गया। लोगों ने उसे साइडलाइन कर दिया, जैसे उसकी मौजूदगी ही गुनाह हो। आखिरकार उसने वो सब छोड़ दिया और ठान लिया कि अब अपनी तरह से जिएगा। बाद में उसे पता चला कि जिस केस में उसे फंसाया गया था, वो तो क्लियर हो चुका है, उसे फंसाया गया था। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वापस जाना अब कोई ऑप्शन नहीं था। सिर्फ एक इंसान था जिसने उसे सच में समझा, खुद संजय। और इस तरह बना आज का संजय। संजय सर, ये रवि कौन है? उसका बैकग्राउंड क्या है?
एक सबॉर्डिनेट ने सवाल पूछकर उसे उसके थॉट्स से बाहर निकाला।